नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। चंद घंटों का ही बस वक्त बचा है। सबकी धड़कनें तेज हैं, सबको इंतजार है 4 तारीख का, जब पहले रुझान हमारे सामने आने शुरू होंगे। सबको उसका बेसब्री से इंतजार है। इस बीच एग्जिट पोल ने जिस तरह की अफवाह की स्थिति पूरे देश में पैदा कर दी है, और जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं वो आपको पता ही है कि कहां से क्या नंबर किस तरह से दिए गए हैं, और कैसे वो एग्जिट पोल 400 पार के बीजेपी के उस नारे को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं जिसको खुद बीजेपी जस्टिफाई नहीं कर रही है। आपको याद ही होगा, एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा था, ये तो उन्होंने विपक्ष के लिए कहा था, विपक्ष को फंसाने के लिए कहा था। और अब आप ये देखिए कि उसमें विपक्ष तो फंसा नहीं, लेकिन पूरा का पूरा मीडिया कैसे फंसते हुए आपको बता रहा है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये ना सिर्फ ये पूरे के पूरे एग्जिट पोल बोगस लग रहे हैं, बल्कि हकीकत से बहुत दूर लग रहे हैं। खासतौर पर आप साउथ के राज्यों की अगर बात करें तो आपको साफ तौर पर पता चलता है कि कैसे ये नैरेटिव गढ़ने के लिए और एक तरह से मनोबल तोड़ने के लिए और उसके पूरे के पूरे उसके पीछे का जो खेल है वो कैसे खेला जा सके, ये सब करने के लिए ये एग्जिट पोल करा के आपका मनोबल तोड़ने और इसके साथ साथ आपको भटकाने की पूरी एक तरह से कॉन्स्पिरेसी की तरह ये एग्जिट पोल लगते हैं। खैर, अब बहुत कम वक्त बचा है 4 तारीख को, और इस सब के बीच लगातार हम देखें तो विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं, जो दल हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और इन 400 का की जो बात इसमें कही गई है, 300, 350, 380, ये तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं उस गोदी या मोदी मीडिया जो भी आप बोलते हो उसके, वो साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि ये जो एग्जिट पोल है कैसे आपको एक तरह से हकीकत से दूर ले जाने के लिए है। और यही वजह है कि विपक्ष के हौसले पूरी तरीके से बुलंद है। विपक्ष लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1952 से लेकर अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग को रिजल्ट से पहले इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है, और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वोटिंग से पहले और रिजल्ट से एक दिन पहले चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम, एक तरह से सफाई ज्यादा नजर आ रही थी, और दूसरी तरफ लग रहा था कि अगर आप आंखें बंद करके सुनते तो आपको लग रहा था कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन, आप समझ सकते हैं कौन सी पार्टी है, उस पार्टी के स्पोक्स पर्सन सामने आकर मीडिया से बात कर रहे हैं। वो जिस तरह की शायरी करते हुए नजर आते हैं वो आपके सामने है। और मैं आपको ये बता दूं कि सीएसडीएस का एक सर्वे सामने आया है जहां वो ये बताता है कि 2019 में जहां 51% लोग यकीन करते थे चुनाव आयोग पर, वहीं उसकी साख पर बट्टा लगा है, और अब सिर्फ 28% लोग जो हैं उनको चुनाव आयोग पर भरोसा है। और यही वजह है कि अभी दिग्विजय सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर 300 वाकई में पार एनडीए कर लेता है तो ये जनता का नहीं बल्कि ईवीएम के ये नतीजे होंगे। आपको पता है लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं दिग्विजय सिंह, और अभी हमने देखा कि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल राहुल गांधी को आपने सुना, तो विपक्ष एक तरह से आक्रामक है, विपक्ष के हौसले बुलंद है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये जिस तरह के एग्जिट पोल दिखाए गए हैं वो एग्जिट पोल पूरी तरीके से बेमानी है। और जब एग्जिट पोल यानी कि जब रिजल्ट आएंगे तो वो इन दावों से बिल्कुल अलग होंगे, और वो जनता ने जो ईवीएम में कैद किया है उससे ज्यादा करीब होंगे। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो सवाल इलेक्शन कमीशन को लेकर उठाए हैं विपक्ष ने, या जहां उसके जो कंसर्न्स हैं उसको एक तरह से हम कहें कि उसको मजाक उड़ाते हुए ज्यादा नजर आया इलेक्शन कमीशन आज। और आप ये देखिए कि शायरी उन्होंने पढ़ी है इसको लेकर आरोप लगाने वालों के लिए। उन्होंने कहा कि आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, हालांकि ये गलत वर्ड है, इल्जामात होता है, तलखियों का बाजार गर्म है, मंजूर है इल्जाम लगाओ मगर शर्त इतनी है सबूत साथ हो। अगर आपकी ये शेर समझ में आ जाए तो मुझे भी समझा दीजिएगा। फिर उन्होंने कहा कि
गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है, लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, तुम्हारी बात कौन करता है। अगर ये भी आपकी समझ में आ जाए, जिनको शेर व शायरी समझ में आती है, तो वो भी हमें समझा दें। और लगातार जिस तरह के कंसर्न्स उठाए गए हैं, खासतौर पर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वोटर्स का जो नंबर बढ़ा है, उसको लेकर कहना है सीधे तौर पर चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि 3-3, 4-4 बजे रात तक जो लाइनों में वोटर्स लगे गए, उसकी वजह से देर हुई है 6-7 दिन की, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जो है उसमें बढ़ा दिए गए हैं। अब आपने अगर देखा हो तो आप जरूर बताइएगा, मैंने तो कहीं नहीं देखा और ना ही कहीं इस तरह की कोई खबर पढ़ी और देखी जहां पर ये बताया गया हो कि वोटर जो है लाइनों में सुबह 3 और 4 बजे तक लगकर वोट कर रहे थे, इतनी लंबी लंबी लाइनें थी। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम वो सवाल है जो चुनाव आयोग ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपनी लंबी चौड़ी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो सफाइयां देते हुए नजर आए हैं और एक तरह से जो सवाल विपक्ष ने पूछे हैं उसका या तो वो माफाल उड़ाते हुए नजर आए या उसको बेमानी बताते हुए नजर आए कि उसमें कोई दम नहीं है। बल्कि ये कहा कि जिस तरह से जयराम रमेश ने कहा कि 150 के करीब डीएम है जिनको फोन करके धमकाया गया है, तो उन्होंने कहा कि शक का इलाज तो किसी के पास नहीं है और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। जी हाँ, ये चुनाव आयोग है हमारे देश का जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं चुनाव कराने की। वो इस तरह की शेर व शायरी, इस तरह की बातें करते हुए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए इलेक्शन के रिजल्ट से एक दिन पहले। और उससे आपने पहले देखा था कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था तब भी किस तरह की शेर व शायरी वो करते हुए नजर आए थे। इसी पर आज हम बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। एग्जिट पोल, कल का रिजल्ट, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस सब को कैसा देखा जाए, किस तरह से देखा जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं जिन्होंने एक लंबे वक्त तक चुनाव आयोग को कवर किया है। पत्रकारिता का उनका 2.5 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मेरे साथ हेमंत अत्री जी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। हम बात एग्जिट पोल की तो करेंगे ही कि कैसे ये एग्जिट पोल हास्यास्पद लगते हैं। जब आप तमिलनाडु में ये कहे कि 10 सीटें मिलें, जब कर्नाटका में ये कहा जाए कि 22 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, पंजाब में कहा जाए 4 सीटें मिल रही हैं, जब ये कहा जाए कि केरला में 4 सीटें मिल रही हैं, तो इस पर सिर्फ आप हंस ही सकते हैं कि ये टारगेट कम से कम 2 महीने पहले दे दिया गया होगा, ये नंबर कम से कम 2 महीने पहले दे दिया गया होगा कि आपको कैसे 400 पार कराना है। और मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगी इसके साथ साथ कि अगर आपने इन जो पोल आए हैं, एग्जिट पोल, इन पर अगर बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सेलिब्रेट करते हुए अगर आपने देखा हो या वो जोश आपने देखा हो जो आपने इससे पहले सोशल मीडिया पर कभी देखा हो, तो मुझे आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। और खुद जो बीजेपी के नेता हैं वो सब भी इन जो ये एग्जिट पोल आए हैं उन पर यकीन करते हुए नजर नहीं आ रहे। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर ये बता रही है कि रिजल्ट इससे बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन फिलहाल बात चुनाव आयोग की हम कर लेते हैं। आपने चुनाव आयोग की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी हेमंत जी, आप तो बहुत गौर से सुनते हैं। आपसे मैं पहला रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहूंगी, चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं कि 1952 के बाद अगर पहली बार जब से इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, अगर इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े रिजल्ट से, वोटिंग से एक दिन पहले, तो यही बताता है कि उसकी साख पर, उसके भरोसे पर, उसकी निष्पक्षता पर कैसे बट्टा लग चुका है, कैसे लोग अब उन पर यकीन नहीं करते। विपक्षी पार्टियां तो आप छोड़ ही दें। कुशरा जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सारे देश ने देखी, वैसे तो मैंने भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की कवर की, सारी बात की। इसको हम केवल एक बात कह सकते हैं, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव कुमार का जो असफल प्रयास है, इसको हम कह सकते हैं कि गए थे नमाज अदा करने, रोजे गले पड़ गए। वो गए तो थे अपने स्पष्टीकरण देने के लिए और ज्यादा एक्सपोज हो गए, बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए। और कहना नहीं होगा कि वो अपने आप को आज उपहास का पात्र बना गए। इलेक्शन कमीशन को जब हम बात करते थे तो हम ईसीआई बोलते हैं इसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एब्रीविएशन में। आज जो मुझे लगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पूरे चुनाव आयोग में जो राजीव कुमार का व्यवहार देखा और जो आज जिस तरह के उनके स्पष्टीकरण थे, मुझे लगा कि ये ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना होकर के एंटायरली कंप्रोमाइज इंस्टीट्यूशन हो गया है, पूरे तरीके से कंप्रोमाइज इंस्टीट्यूशन हो गया है।
बुरे तरीके से बेनकाब हुआ। राजीव कुमार जी उपहास का पात्र बन गए। जो जवाब दिए उससे ज्यादा सवाल छोड़ गए। आप कहें तो मैं उसको सूचीबद्ध कर सकता हूं कि क्या क्या जवाब वो नहीं दे पाए। सूरत के अंदर आपने देखा किस तरीके से सबके नॉमिनेशंस विड्रॉ कर लिए गए। सवाल पूछा गया तो नोटा को क्यों नहीं माना गया, इस पे वो साइड स्टेप कर गए, धीरे से जवाब देने की बजाय उसको जैसे गोलमोल करके चले गए। चुनाव में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके सवाल को लेकर वो बिल्कुल चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। सेटिस्फैक्टरी जिसको हम कहते हैं। और उसके भी गजब की बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो दूसरे लोगों को उन्होंने कहा कि वो अविश्वास फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। जो प्रधानमंत्री जी जिस कांग्रेस पार्टी के पूरे घोषणा पत्र के अंदर मुस्लिम शब्द नहीं था, उसको मुस्लिम लीग से लेकर के गाय छीन ले जाएंगे, भैंस छीन ले जाएंगे, मंदिर पे ताला लगा देंगे, बाबरी ताला लगा देंगे, मस्जिद ध्वस्त कर देंगे, ये सारी बात आपने देखी। उनमें से किसी का कोई जवाब, उनके पास कौन सा सबूत था? क्या इलेक्शन कमीशन ने उनको पूछने की भी हिमाकत की? उसके अलावा जो उनकी आज भाषा थी चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की, आईटी सेल कहना, टूल किट कहना, फॉरेन पावर्स कहना, मिस्चीवियस नैरेटिव कहना, ये सारे शब्द कौन प्रयोग करता है? ये तो पॉलिटिकल पार्टियां यूज करती है सारे शब्द। एक संवैधानिक संस्थान इस तरह के शब्द यूज नहीं करता। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम एक एम्पायरिंग का है, और वो एक खिलाड़ी बनकर खड़ा हो गया। और पूरी की पूरी जो भाषा थी वो किसकी बोल रहे थे पूरे देश ने देख लिया। कम से कम अपनी ओवरटोन और डायलेक्ट जो है बात करने का, उसको तो बदल लेते कम से कम। तो कहने का सबब यह है कि आज कुछ अखबारों के अंदर चुनाव आयोग ने अपनी साख बचाने के लिए पूरे पूरे पेज के विज्ञापन दिए हैं, और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्यों? आप देखिए, जो पिछले 3-4 दिन में जो नैरेटिव बनाया गया है, पहले एग्जिट पोल के जरिए, फिर विज्ञापनों के जरिए, उसके बाद आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये एक क्रेडिबिलिटी दोबारा स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा, अभी सीएसडीएस का सर्वे आया, आपने हल्का सा जिक्र किया कि 2019 में 51% लोगों को चुनाव आयोग में आस्था थी, उनकी विश्वसनीयता थी, भरोसा था। इस बार वो 28% रह गए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजीव कुमार जी बता देंगे, देश को बता दें कि ये किसकी हरकतें हैं, किसका व्यवहार है, किसका आचार व्यवहार है, जिसके कारण ये 51 से 28% पे आ गया। और क्या इस पर नैतिकता नहीं बनती कि उसके आधार पर वो चले जाएं अपने घर? और उससे भी महत्वपूर्ण बात जो है बुशरा जी, इस पूरे खेल में आज उन्होंने एक बात स्वीकार की कि बहुत ज्यादा गर्मी थी, जून का महीना था, चुनाव हमें 1 महीने पहले खत्म करना चाहिए था। तो मेरा राजीव जी से सवाल है कि ये क्या पहली बार आकाशवाणी हुई क्या कि जून के अंदर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है? कोई 6ठी क्लास का बच्चा जो सामाजिक विज्ञान पढ़ता है वो भी इस देश का मौसम चक्र बता सकता है। इन्होंने तो 35 साल आईएएस की सर्विस की है, उसके बाद 5वां साल चुनाव आयोग में। अगर इनको ये नहीं पता कि देश का मौसम चक्र क्या है और जून में कितनी गर्मी होती है और किन एरियाज में ज्यादा गर्मी होती है, अगर आप चुनाव आयोग का प्रोग्राम देखेंगी तो मैक्सिमम जो आखिरी के फेसेस थे वो उन एरियाज में हुए जहां मैक्सिमम चुनाव था 46 डिग्री प्लस। तो ये इनकी प्लानिंग थी। तो कुल मिलाकर के जो दर्जनों लोग मर गए चुनाव के दौरान इस पूरी प्रक्रिया में, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए कोई नैतिकता है क्या? केवल ये कह देना कि ये हमारी लर्निंग है। लर्निंग गलती से पहले भी तो की जा सकती थी। ये तो कोई ऐसी लर्निंग नहीं थी कि अनप्रेसिडेंटेड कहीं और से आ गई है, कोई ऊपर से, ऐसा तो कुछ नहीं। ये तो हर साल गर्मी आती है। कौन जिम्मेदार है? सीधे सीधे वो खुद जिम्मेदार है। फिर उन्होंने लफाजी करने की कोशिश की कि देश में आप बताइए किसका हेलीकॉप्टर चेक नहीं हुआ। तारीख बताएं राजीव कुमार जी कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर कब और कहां चेक हुआ था, होम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर कहां चेक हुआ था, और बीजेपी के कितने नेताओं का हेलीकॉप्टर चेक हुआ था। खड़गे साहब का तो हमने देखा, राहुल गांधी का भी देखा, बाकी नेताओं का भी देखा। बता दे राजीव कुमार, खिसियानी बिल्ली खंबा क्यों नोच रही है? सीना खोल कर बताए ना कि ये हम कर पाए, ये नहीं कर पाए। ये वही चीज है 2019। आपको याद होगा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताता हूं। जैसे इन्होंने क्रेडिबिलिटी का चुनाव आयोग का बेड़ा गर्क किया है, ऐसा ही एक कारनामा 2019 में श्रीमान अपने क्या नाम सुनील अरोड़ा ने भी किया था, आपको ध्यान होगा, जिसके कारण अशोक लवासा को इस्तीफा देना पड़ा था। ध्यान होगा आपको। जब पूरी पोलिंग हो गई, पूरा चुनाव आयोग बटा हुआ था 2019 में भी इन्हीं कारनामों के कारण। और प्रधानमंत्री के वो जो तमाम भाषण थे शहीदों के नाम पर वोट और वो सारा, उस पर वो उसको नोटिस देना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर को, इन्होंने मना कर दिया बहुमत के उससे। तो वो जब सारा चुनाव हो गया था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आता है, इस देश में किसी को पता नहीं उस बात का।
तो सुनील अरोड़ा साहब ने जैसे आज मतगणना से पहले एक इवेंट रची, पहले विज्ञापन दिया और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो ऐसे ही सुनील अरोड़ा साहब ने बात तो पिट चुकी थी चुनाव आयोग की 2019 में, तो उन्होंने अपने कुलीग्स को कहा कि हमने बड़ा सक्सेसफुल चुनाव कराया है और क्यों ना हम महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर चलते हैं। तो ही वांटेड टू क्रिएट एन इवेंट। वो गए या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनके कुलीग्स थे उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हैं, ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हमारा काम नहीं है। तो आप समझिए चुनाव आयोग में किस तरह के लोगों की अपॉइंटमेंट हो रही है, और वही काम ये अपने क्या नाम है इनका, राजीव कुमार अब कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने चुनाव आयोग की जो अर्जित पूरी की पूरी ये थी विश्वसनीयता, उसको बर्बाद और नष्ट कर दिया है, और पूरे का पूरा ओनस इनके ऊपर है। पहले भी सरकारें थी, ताकतवर सरकारें थी, चुनाव आयोग इतना एक्सपोज कभी नहीं हुआ, हर मुद्दे पर एक्सपोज हुए। 28 राजनीतिक दल, देश के विपक्षी दल, कितने महीनों तक ईवीएम को लेकर के इनके बुलावे का इंतजार करते रहे, कितने रिमाइंडर भेजे, क्या इनके पास समय नहीं था? और अगर इनके पास, आप पॉलिटिकल पार्टियों के पास समय नहीं है, के लिए समय नहीं है, तो किस काम के लिए समय है, जरा ये बता दें। ये सवाल मैंने भी पूछा कई बार और कुरैशी साहब ने भी पूछा कि ये पहली ड्यूटी है कि किसी की भी कोई शंका है उसको दूर करते। तो ये सारे का सारा जो किया है घालमेल पूरा, इसके लिए 100% सीधे सीधे राजीव कुमार जिम्मेदार है, क्योंकि जो बाकी के 2 चुनाव आयुक्त थे उनकी तो चुनाव प्रक्रिया छोड़ने से 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट की गई थी। उनको तो बेचारों को भी समझने में 6 महीने लग जाएंगे पूरी प्रक्रिया को। तो ये जिस तरीके से राजीव कुमार ने एक टूल बन करके, जिसका टूल बने सबको पता है, देश ने देखा, और जयराम रमेश से सवाल पूछ रहे हैं कि आप सबूत लेकर आइए। जब प्रधानमंत्री ने इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए तब सबूत तो नहीं मांगे उन्होंने, गृह मंत्री जी से तो कभी सबूत नहीं मांगे। आरोप गृह मंत्री पर है और सबूत मांग रहे हैं शिकायतकर्ता से। ये सुना आपने कभी? नोटिस उनको दे रहे, शिकायतकर्ता को नोटिस। तो ये नई नई बातें लिखी हैं इन्होंने, देखते हैं क्या करेगा। जी बिल्कुल हेमंत जी, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे, आपने सुना होगा कि जब ये सवाल पत्रकारों ने उनसे पूछा, जो वोटिंग परसेंटेज जो बड़ा है, जो संख्या बड़ी है उसको लेकर, 1 करोड़ से ज्यादा की, उसको लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 6 दिन 7 दिन के बाद इसलिए वो नंबर आए क्योंकि 3-3 4-4 बजे सुबह तक लोग जो है वो लाइनों में लगे हुए थे। आपने कहीं देखा? मैं तो लगातार अपने दर्शकों से भी कह रही हूँ कि लाइव है ये प्रोग्राम, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में से कोई, जो हजारों की तादाद में अभी हमें देख रहे हैं, आप में से कोई क्या लाइन में लगा था सुबह 3 या 4 बजे तक, या आपका कोई जानने वाला, आपका कोई दोस्त, आपका कोई दूर दूर का कोई रिश्तेदार? तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि यही रीजन जो है यहाँ पर दिया गया है। ये चुनाव आयोग है, ये देश का चुनाव आयोग, एक ऐसे देश का चुनाव आयोग जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां लोग एक आस भरी निगाह से आपको ये देख रहे हैं कि आप फ्री एंड फेयर, इंडिपेंडेंट आप इलेक्शन कराएंगे। और जब इलेक्शन समाप्त हो गए और जब विपक्ष अपने सवालों के साथ पहले भी आपके पास जाता रहा, अब भी आपके पास पहुंचा है, अब भी वो आपसे शिकायतें कर रहा है, तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसको शक कहकर या और दूसरे इसी तरह के मेटाफर्स यूज कर आप उसको आए बाएं शाये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह और किस तरफ ये देश जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? जब राजीव कुमार ये बात कह रहे थे हेमंत जी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये यकीन करने लायक, कोई बच्चा भी क्या इस पे कोई यकीन करेगा? क्रिएट किया, अब उसको ही इज ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। पूरे देश के अंदर कितनी कंस्टिट्यूएंसीज में रात को, आधी रात के बाद चुनाव हुआ, उनको आज लिस्ट लेके आनी चाहिए थी कि भाई किन किन, आप वो तो सुबह 3-4 बजे तक की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि वो सारी लिस्ट लेके आए कहां कहां पर हो रहा था। और अगर किसी एक फेस में, मान लो किसी 1-2 कंस्टिट्यूएंसी में हुआ भी है, तो इसका मतलब क्या कि बाकी सब कार्य को डेटा अपडेट मत करवा। ये किसने कहा आपको? आप देखिए 60% वोटिंग बता रहे हैं पोलिंग की शाम को 7 बजे, पोलिंग वाले दिन की, और 11 दिन बाद बता रहे 67.5%। ये हुआ कि नहीं हुआ? और अगर चुनाव आयोग सुबह 7 से लेकर के 6 बजे तक पूरा चुनाव सुनिश्चित नहीं करा पा रहा है, देखिए 7 बजे 8 बजे तक तो चुनाव चलता था, लेकिन अगर शेड्यूल टाइम में अगर चुनाव आयोग नहीं करवा पाया और सुबह 3 और 4 बजे तक चुनाव चला, अगर मैं उनकी बात मान भी लूं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये 100% ग्रॉस इनकम्पिटेंस किसकी है? ये सीधे सीधे चुनाव आयोग की, उसकी मशीनरी की है। तो जिस बात पे इनको शर्म आनी चाहिए, उस बात को ही इज वेयरिंग ऑन द स्लीव्स एज ए प्राउड। दिस इज नॉट डन।
ये कभी देश ने नहीं देखा। बताए ना, मैं अब भी उनको चैलेंज करता हूं कि वो 10 कंस्टिट्यूंसी बता दें पूरे देश में जिनमें 3 से 4 बजे तक अगले दिन सुबह तक चुनाव चला हो। ये बहानेबाजी है, हकीकत कुछ और है। जो शाम को 7 बजे डेटा आया था वो मैंने और आपने क्रिएट किया था क्या? वो भी चुनाव आयोग के ऑफिशियल सोर्सेज से ही आया था। और जो रिवाइज डेटा आया 11 दिन के बाद वो भी चुनाव आयोग ने दिया। साधारण सवाल पूरा देश ये पूछ रहा है साहब कि आपको 11 दिन डेटा अपडेट करने में क्यों लगे? आप हिंदुस्तान में आइसोलेशन में नहीं रहते, नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया में रहते हैं आप, जहां पलक झपकते ही सब कुछ होता है कथित तौर पे। और चुनाव आयोग जैसी संस्था जिसके पास इतने बड़ी मशीनरी है, पूरा प्रशासन है, वो अगर 11 दिन में 87 या 90 या 100 कंस्टिट्यूएंसी का डेटा अपडेट करने में लगाता है तो उसको तो बंद कर देना चाहिए। या तो डिजिटल इंडिया के नारे मत लगाइए या चुनाव आयोग को बंद कर दीजिए। तो ये किस तरह की चीज है? ये बेसिकली अपनी जो भी घालमेल है उसके पीछे मंशा जो भी हो, लेकिन इस पे जितना बोलेंगे, आपको ध्यान होगा आपने मेरे से सवाल पूछा था कई दिन पहले, जिस दिन पोलिंग थी दिल्ली में, उस दिन बड़ी शान से इन्होंने कहा था कि किसी दिन मैं इसका जवाब दूंगा। याद है आपको जब वोटिंग करके निकले थे कि जवाब दूंगा वक्त आने पर इसका? तो क्या यही जवाब था उनका? अगर ये जवाब था तो गॉड सेव दिस कंट्री एंड गॉड सेव दिस डेमोक्रेसी। किस लेवल पे ले आए हैं चुनाव आयोग को? ही हैज बिकम ए प्लेयर, नॉट एन एम्पायर। ही इज नो मोर एन एम्पायर। और तीनों, जितना आपने देखे होंगे पिछले 2 महीने में जब ये चुनाव प्रक्रिया चली, कितने मीम्स तीनों चुनाव आयुक्तों पे बने हैं। जिस चीज के लिए जिम्मेदार राजीव कुमार हैं, उसके लिए जो 2 नए आए हैं जिनका कोई रोल नहीं है, वो आर स्टिल इंटर्न्स इन ए वे, उनका भी मीम्स बन रहे हैं। तो पूरे चुनाव आयोग को उपहास का पात्र बनवा दिया। अपनी तमाम जो भी चीजें हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे या जो भी इंटरेस्ट होंगे, उसके चक्कर में एक अर्जित संस्थान जो है चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थान, उसने अपनी जो मान्यता विश्व में अर्जित की थी, जैसा आपने कहा, हिंदुस्तान में वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल लेवल का डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट है द्वारका में, अगर आपने देखा हो तो। वहां पर सैकड़ों देशों के लोग आके डेमोक्रेसी की पढ़ाई करते हैं, और उस डेमोक्रेसी का ये हाल कर दिया इन्होंने। तो ये सोचना चाहिए इनको कि ये कहां लेके गए थे, क्या जिम्मेदारी थी, क्या शपथ थी। और वो अब ये भी समझ में आ रहा है कि जो चुनाव आयुक्त अरुण गोयल संदेहास्पद परिस्थितियों में रातों रात इस्तीफा देके गए थे, उसका भी कारण क्या रहा होगा। बिटवीन द लाइंस पूरा देश उसको पढ़ सकता है कि वो किन कारणों से गए होंगे। जी, और राजीव कुमार जी कह रहे थे कि हमने फेक न्यूज रोकी लेकिन खुद पर होने वाले हमले नहीं रोक पाए हम। तो कह रहे हैं कि फेक न्यूज उन्होंने रोक दी लेकिन उनके पर जो हमले हो रहे थे वो नहीं रोक पाए। आपको नहीं लग रहा कि आप अगर आंखें बंद करके सुन रहे होते हेमंत जी, तो आपको ये लग रहा होता कि किसी पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं वो बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने ऊपर हुए हमले, अपने ऊपर उनको दी गई गालियां जो नहीं दी गई होती हैं, उन सब का हिसाब रखने का बहुत शौक है। तो लग नहीं रहा था कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मुखिया बैठकर रिजल्ट से एक दिन पहले जो विपक्ष के कंसर्न्स हैं, जो मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा है, जो जनता के कंसर्न्स हैं, उनको बैठकर वो एक तरह से उनका निवारण तो नहीं लेकिन कम से कम उनको एक तथ्यों के आधार पर जवाब दे रहा है। बल्कि लग रहा था एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन कि जिनको पहले से एक स्क्रिप्ट दे दी गई, उसको वहां बैठकर अपनी एक बेहद निचले दर्जे की शायरी तो से नहीं कहूंगी, जो भी कुछ लाइनें थी उनको लिखकर वो सामने अपनी बातों को कह रहे हैं। और जितना वक्त वो ये शायरी लिखने में गवाते हैं, अगर उतना वक्त वो ये देख लें कि प्रधानमंत्री, अमित शाह, गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ, इन सब की तरफ से जिस तरह की बयानबाजियां की गई, अगर उस पर एक भी एक्शन लिया गया होता तो शायद आज फेस सेविंग के लिए कुछ उनके पास कहने के लिए होता। वो कह रहे हैं महिलाओं को लेकर जो टिप्पणियां की गई उन पर रोका गया। जब प्रधानमंत्री खुद मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करें, उनको पूरे चुनाव में एक नोटिस ना आप दे पाए, उसके बाद आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने बहुत बेहतरीन इलेक्शन कराया है और कह रहे हैं कि फेक न्यूज। जी जी कहते हैं, करते उससे बिल्कुल विपरीत है। चुनाव आयोग के एक्शंस बोलने चाहिए, शब्दों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल संस्थान थोड़ी है। उसको तो खुली आंख, कान और नाक के जरिए जो कुछ हो रहा है अपने एक्शंस के साथ एड्रेस करना होता है, ना कि भाषणबाजी और तुकबंदी से। जो वो शब्द प्रयोग करते हैं जिसको आप शेर व शायरी कह रहे हैं, असल में वो तुकबंदी है। और तुकबंदी भी तीसरे दर्जे की, निम्न दर्जे की तुकबंदी है, जिसका ना सिर है ना पैर है। लेकिन चलिए उनको आत्ममुग्ध होने दीजिए, वो उनका अधिकार है, शौक है,
शौक भी पूरा कर ले जब तक मुख्य चुनाव आयोग, तो उसके बाद तो किसी ने पूछना नहीं। जिस लेवल पे ले गए हैं वो उस चुनाव आयोग के सारे स्थितियों को, एक याद होगा आपको जब हमारे टाइम में टीएन शेषन साहब थे इस देश के सीईसी, और तमाम देश के सीईसी, कुरैशी साहब थे और लोग थे, अशोक लवासा को तो इस्तीफा ही देके जाना पड़ा, वो तो सीईसी बने भी नहीं। तो जब इस तरह के स्टफ को, जो कंप्रोमाइज स्टफ है ओपनली, और जो रूलिंग पार्टी को अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए हर समय तत्पर रहता है, जब उस व्यक्ति को आप संवैधानिक संस्था का मुखिया बनाएंगी तो और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी? पूरे देश ने देख लिया ये कि उनके शब्द कहाँ हैं और उनके कथनी कहाँ है और करनी कहाँ है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मूवमेंट इसलिए है, देखिए लोग आएंगे और लोग जाएंगे, लोकतंत्र रहेगा, संस्थान रहेंगे। जिस संस्थान ने अपनी विश्वसनीयता ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तमाम सीईसी, तमाम इस चीज के कंट्रीब्यूशन से इस्टेब्लिश की, क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश किए, उसको आपने मटिया मेट कर दिया किन्हीं वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, तो इसका जवाब कौन देगा? हो सकता है कल को वो भी कोई महानता के लिए अपने माई ईयर्स इन इलेक्शन कमीशन टाइप की कोई किताब भी लिख दें, क्योंकि बड़ा शौक है उनको प्रस्तुत करने का अपने को अलग अलग रूपों के अंदर। लेकिन पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंटायरली कंप्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन बना, और उसका जो कोई जिम्मेवार है, उसका कोई जिम्मेदार और कोई नहीं, सीधे सीधे राजीव कुमार। जी बिल्कुल। और राजीव कुमार ने कहा कि जो मैंने आपसे पहले बात कही, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने ये कहा कि ईवीएम वगैरह सब कुछ पैक करने में रात हो जाती थी, 3 तक बज जाते थे, और यही वजह है कि जो नंबर्स जो लाने में जो उनको टाइम लगा है, 7 दिन 10 दिन जो लगे हैं, जो लेट हुआ है, वो उसकी वजह ये है। क्या इसको ये जस्टिफाई कर सकता है हेमंत जी, अगर इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि चुनाव की वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो ईवीएम वगैरह है उसको पैक वगैरह करने में, या उसको वो पूरा सब सामान एक तरह से कह सकते हैं कि समेटने में 3 बज जाते थे, इसीलिए उनको इतना टाइम लगा, ये उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है। जब वो जिस दिन वो दिल्ली में वो जब वोटिंग करने जा रहे थे तो कह रहे थे सही वक्त पर उसका जवाब देंगे, तो क्या ये जवाब जस्टिफाई करता है उस चीज को जिसको लेकर पूरा विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है, तमाम एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं, लगातार उसको लेकर डेटा जो है वो इश्यू किया जा रहा है, लगातार 17C की बात हो रही है, और वो 17C को लेकर भी मजाक उड़ा रहे थे कि 17C को लेकर कि यूपीएससी के जो छात्र हैं उनको भी इसके बारे में वो पता करना चाहिए, इसी तरह की कुछ बात उन्होंने उसमें कही थी। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? कंपिटेंस थी, उसको आप किन्हीं भी शब्दों में आप उसमें मुलम्मा चढ़ा दें, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। 1952 से इस देश में चुनाव हो रहे हैं बुशरा जी, और कभी भी 11 दिन लगे हों तो राजीव कुमार खुद बता दें कि डेटा अपडेट होने में। उस जमाने में जब 1952 में देश में ना तो संचार के साधन थे, ना आवागमन के साधन थे, ना तमाम चीजें थी, 11 दिन तो तब भी नहीं लगे। आज तो आपको जानकर हैरानी होगी, अगर आप चुनाव आयोग का कार्यप्रणाली देखेंगी तो जिस दिन पोलिंग होती है ना बुशरा जी, हर 2 घंटे में सेक्टर मजिस्ट्रेट, 8 से 10 बूथों के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट रहता है, हर 2 घंटे के अंदर वो डेटा अपडेट करता है, हर 2 घंटे के अंदर ड्यूरिंग पोलिंग। और लगातार आपने 20 सालों से देखा होगा, आज पोलिंग हुई है, मैक्सिमम कल शाम तक फाइनल डेटा आ जाता था। इस हर बार ऐसे ईवीएम जाती थी, उससे पहले तो बैलेट बॉक्सेस जाते थे, ईवीएम तो एक ब्रीफकेस है, अटैची है, उससे पहले तो ब्रीफकेसेस वो जाते थे, बड़े बड़े बैलेट बॉक्सेस और ये सब, तब समय नहीं लगा 24 घंटे से ज्यादा। इस बार क्यों लगा? जवाब दे देना। अब तो संचार के साधन कहीं बेहतर है, आवागमन के साधन बहुत बढ़िया है, कोई भी जिला अपने मुख्यालय से, जो रिमोट से भी रिमोट एरिया है, वो 6 घंटे से ऊपर का डिस्टेंस नहीं है, चाहे अरुणाचल चले जाइए आप, चाहे लद्दाख चले जाइए। फिर ये क्या कारण हुआ, इसका जवाब राजीव कुमार को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। वो कितनी ही इम्यूनिटी ले लें नरेंद्र मोदी से मिलकर कि ऑफिस के फैसलों के दौरान उस पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी किसी भी चुनाव आयोग पर, लेकिन इस सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा, और वो कितनी नानुकुर करें। इलेक्शन कमीशन आपने बहुत दिन तक आपने कवर किया है, तमाम प्रक्रिया को आपने देखा है, काउंटिंग से लेकर तमाम चीजें। मेरा सवाल यह है हेमंत जी कि विपक्ष तो लगातार सजग है, वो नजर आ रहा है, और जिस तरह से उसने लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, एक मोमेंटम जो उसका बना है उसको वो एग्जिट पोल के आने के बाद किसी भी तरीके से टूटने नहीं देना चाहता है, और ये करना भी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है। सवाल ये है कि कल विपक्ष को किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अब जो ईवीएम में कैद हो गया है,
हमने देखा है कि रिजल्ट के दिन भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो काउंटिंग है उसको धीमा करा दिया गया, लग रहा था कि रिजल्ट किसी और के पक्ष में आ रहा है और लास्ट मोमेंट पे वो पूरे तरीके से बदल गया और इसकी शिकायतें करने के बावजूद भी कुछ हल सामने निकलकर नहीं आया। कल का दिन भी ऐसा हो सकता है। आप विपक्ष को भी पता है, हम सबको पता है कि कौन सी पार्टी सामने है और उसके लिए चुनाव जीतना कितना महत्वपूर्ण है और वो क्या क्या कर सकती है उसके लिए। तो आपको क्या लग रहा है कल क्या क्या करना चाहिए जनता के तौर पर भी, विपक्ष के तौर पर भी, कार्यकर्ता के तौर पर भी, लीडर्स के तौर पर भी, कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्या करने की जरूरत है कल? नहीं, देखिए मुशीरा जी, विपक्ष इस बार जरूर से ज्यादा सावधान और सजग है और वो इनके सारे षड्यंत्र को पकड़ भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। इस बार तो केवल 17 सीट तक मत सीमित रखिए इसको, इस बार तो और कमाल की बात होने जा रही है। चूंकि संयुक्त विपक्ष है मैक्सिमम सीटों के ऊपर, तो ये जो वैसे खड़गे साहब क्या है 1 जून को वैसे नहीं बैठे, ये वहां पर एक पूरी स्ट्रेटेजी बनी है। और वो स्ट्रेटेजी क्या है, आपको याद होगा 2019 में जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे डाटा था, याद हो आपको, तो जो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड थे और नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड थे उनके अंदर अंतर था। और जब हमारी एक जर्नलिस्ट साथी ने, महिला साथी ने पकड़ लिया उसको और वो लगाई आरटीआई, तो इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब नहीं दिया, वो डेटा हटा दिया चुनाव आयोग की साइट से। तो अब देश के सामने जो विपक्षी दल है उनके सामने सर्वाइवल का सवाल है। और 2014 से आपने एक फिनोमिना और नोट किया होगा, 2014 हो 19 हो, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के अंदर सत्ता में वापस आना हो, इन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया है। और मैं तो चैलेंज करता हूं राजीव कुमार को कि अगर उनमें हिम्मत है तो पूरे देश के अंदर 14 के बाद जो भी 2000 से नीचे वोट के चुनाव का अंतर रहा है परिणाम का, उन सब की जांच करा ले, पता लग जाएगा कि उसमें क्या खेल हुआ। उसमें 90% सीटों के ऊपर रूलिंग पार्टी ही क्यों जीती, क्या कारण थे उसके। और यही कारण है कि कल सारे विपक्ष ने जाके शिकायत की कि पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती होनी चाहिए। ये तो ऑलरेडी रूल है, विपक्ष को क्यों कहना पड़ा जाके चुनाव आयोग को, क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली चुनाव आयोग को आज कहना पड़ा कि हम पहले इनकी काउंटिंग शुरू करेंगे और आधे घंटे बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू करेंगे। ये तो ऑलरेडी रूल है। तो समझिए विपक्ष कितना सजग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो चुनाव आयोग, जो अपने इसमें काउंटिंग एजेंट्स रहते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के, उनके साथ इस बार एक वकील को तैनात करने की तैयारी है हर काउंटिंग सेंटर पे। जहां इन्होंने खेल किया वहीं पकड़े जाएंगे और वहां तब नहीं पकड़े गए, 2 दिन बाद कोर्ट में पकड़े जाएंगे। इस बार आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक और काम करवा रखा है, सिंबल लोडिंग मशीन, जिस लैपटॉप के जरिए ये ईवीएम में सिंबल अपलोड करते हैं, वो भी सील करवा रखी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। अगर कहीं पर ये पकड़े गए तो इनको भागने की जगह नहीं पड़ेगी, ना तो इनको और ना उन अधिकारियों को जो सत्ता के साथ मिलकर कोई खेल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बार पॉलिटिकल पार्टियां बहुत अलर्ट हैं, देखा होगा आपने, ना केवल एजेंट्स को ट्रेनिंग दी गई है प्रॉपर टाइप, हर एक पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में विपक्ष ने ट्रेनिंग दी है बाकायदा। 17 सी में कितनी वोट आए, सील का नंबर क्या है, ईवीएम का नंबर क्या है, जो आपकी वीवीपैट है उसका नंबर क्या है, 17 सी में सब कुछ लिखा हुआ है। वो एक एक चीज वो मिलाएंगे तो ना तो ये ईवीएम बदल पाएंगे ना डेटा बदल पाएंगे। वो पहले छूटते ही जब कहेगा कि इस, मान लीजिए बूथ नंबर 5 है, जैसे ही ऑपोजिशन का वो वहां पे होगा वो पहले बताएगा कि इस बूथ पे 865 वोट गिरी है, ये रही साबित। और जब आपने ईवीएम का टोटलाइजर दबाया, अगर उसमें 870 आ गई तो कहां जाएंगे आप। तो इस बार इनके पास भागने की जगह नहीं है। इस बार विपक्ष बहुत अलर्ट है और यही इनकी परेशानी है कि अब इनको भाग भाग के, कभी अखबार में विज्ञापन दे करके, कभी इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी रही सही जो भी इज्जत है उसको बचाने का नाकाम कोशिश कर रही है, जिसको ये ऑलरेडी गंवा चुके हैं। जी, अभी हमने चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं और इसी के बीच बात एग्जिट पोल जो है उसकी भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जिट पोल के जरिए जिस तरह का खेल किया गया है, आप ये सोचें कि अगर खुद नरेंद्र मोदी एक चैनल पर जाकर ये कहें कि वो 400 का पार का नारा तो उन्होंने विपक्ष को फंसाने के लिए किया था और विपक्ष उसमें फंसा, ऐसी बात उन्होंने खुद कही एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में। आप देखिए कि उस 400 को लेकर जो बिल्कुल सिरे से, मतलब ना तो कोई लहर भी नजर आई, मैं खुद ना जाने कितनी लोकसभा जो सीटें हैं उनको कवर कर आई हूँ, यूपी से लेकर दिल्ली और तमाम जगहों पर, और ना ही उस तरह से एक मोदी के चेहरे का ना ही कोई मैजिक था। खुद अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको नकारते हुए नजर आए
खुद वो पूरी तरीके से नर्वस हो, अगर खुद नरेंद्र मोदी की पूरी कैंपेन सिर्फ हिंदू मुसलमान, कांग्रेस, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन इसी के इर्द गिर्द और अपने नाम के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आए। आप ये देखें कि उस एग्जिट पोल में यही वो पोलस्टर्स ये कह रहे थे जिन्होंने अभी अपना ये एग्जिट पोल दिया है कि इस बार कोई बड़ी लहर नहीं थी, इस बार मंदिर 370 नहीं चला, इस बार संविधान और लोकतंत्र को बचाने का नैरेटिव विपक्ष का घर घर तक पहुंचा है। ये उन्हीं पोलस्टर्स की कही गई बात है टीवी चैनल्स पर जिन्होंने अपने एग्जिट पोल दिए हैं। और अब एग्जिट पोल में वो ये बता रहे हैं कि एनडीए 400 छूने जा रहा है, वो ये बता रहे हैं कि 300 साढ़े 300 सीटें बीजेपी अकेले अपने दम पर लाने जा रही है, यानी कि 2019 का भी रिकॉर्ड टूटने के लिए जा रहा है। ये तो बिना सर पैर ही नहीं, ये बिल्कुल हास्यास्पद लगती है और इसके पीछे का खेल बेहद खतरनाक है। हेमंत जी, बहुत खतरनाक है ये खेल है कि जो आप पीछे खेल करने जा रहे हैं उसको कैसे जस्टिफाई करें, आप कैसे जनता का मनोबल तोड़ें जो सत्ता परिवर्तन देखना चाहता है, आप विपक्ष का मनोबल तोड़ें कि वो पहले से ही एक्सेप्ट करके हार मान के बैठ जाए। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पोलस्टर्स जो अलग अलग जगहों पर एक ही तरह के लोगों से पता नहीं मिलते भी है कि नहीं मिलते, ये जो डेटा कलेक्ट करके लेकर आते हैं 20-20, 23-23, 25-25 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोगों से बात होती होगी, इनकी कितना नंबर होता होगा और किस जगह जाकर ये बात करते होंगे जिसकी बिना पर ये डेटा लाकर सामने रख रहे हैं। ये बहुत सारे गंभीर सवाल हैं जो उठने चाहिए और इस बार इनके सवालों का जवाब विपक्ष ने दिया है अपने कॉन्फिडेंस से। चाहे राहुल गांधी कह रहे हो कि 295 की बात कर रहे हो या फिर केजरीवाल से लेकर तमाम लोग यहां पर कहते हो, तो इस बार उस नैरेटिव में फंसा नहीं है विपक्ष। लेकिन इस एग्जिट पोल के खेल को आप कैसे देखते हैं हेमंत जी? क्या आप ये मान सकते हैं कि तमिलनाडु में 10 सीटें आ रही हैं, आप ये मान सकते हैं केरला में 4 सीटें आ रही हैं, आप ये मान सकते हैं कि पंजाब में 4 सीटें आ रही हैं, क्या आप ये मान सकते हैं कर्नाटका में 22 सीटें आ रही हैं, क्या आप मान सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप कर रहे हैं? अपना एग्जिट पोल की जिसकी आप बात कर रही है, ओपिनियन पोल की जिसकी आप बात कर रही है, वो एक डेटा साइंस है वर्ल्ड ओवर, ठीक है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन उतनी ही बढ़िया साइंस एक डेटा मैनिपुलेशन साइंस भी है, जिसके चैंपियन ये सारे लोग हैं जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो एग्जिट पोल की बात करें चाहे वो ओपिनियन पोल की बात करें। ओपिनियन पोल पूरी दुनिया में पॉलिटिकल बैरोमीटर देखने के लिए किया जाता है कि राजनीतिक तापमान क्या चल रहा है, किस तरह के हालात है ग्राउंड पे। हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो सिस्टम है 2014 से लेकर के अब तक, उसको उन्होंने एक एनवायरमेंट बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया है। कोई भी चुनाव हो उसमें सीट आनी हो चाहे आपकी 25, लेकिन वो 80 पार कर देंगे, 75 पार कर देंगे। आपने तमाम स्टेट्स के अंदर देखा और ये कोई पहली बात नहीं है, आपने तो सारी चीजें इतनी क्लोजली कवर की हैं। आपने 2 साल पहले वेस्ट बंगाल में चुनाव देखा था, 11 एजेंसियों ने वेस्ट बंगाल का चुनाव किया था, इन्हीं एजेंसियों ने जो ये अब जुटे हुए बुके पैसे, इनमें से 155 से 171 सीटें इन्होंने बीजेपी को दी वेस्ट बंगाल के अंदर, और तृणमूल की सीटें उन्होंने कर दी कम 100 से 125 के बीच में। जब परिणाम आया तो बीजेपी की तो 77 मिली आपको, 77, और उसकी ममता बनर्जी की 225 मिली। ये वेस्ट बंगाल की कहानी है, छोड़ दीजिए। 2019 में हरियाणा का चुनाव था, क्या दिखाया था? 78 से 83 सीट कितनी आई? 40 हरियाणा के अंदर बीजेपी की। कर्नाटक में आप देख लीजिए, जो अभी चुनाव हुआ था 1 साल पहले, कर्नाटक में क्या कह रहे थे कि बीजेपी बहुत भयंकर बहुमत के साथ आ रही है, 120, 125, यही एजेंसियां 10 की 10 सीट कितनी आई? 65। समझना पड़ेगा आपको एक पैटर्न, ये एक पैटर्न है। जब ये लोग स्टेट्स के अंदर ये में जोड़ लेते हैं हेमंत जी 2004-20 में जोड़ लेते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इसी बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है, उसी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। और यशवंत सिन्हा जो कि उस टाइम बीजेपी में थे और टॉल लीडर है काफी, उनसे जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि वो नारा हमें ले उड़ा था। और बिल्कुल तब भी इसी तरह की एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आए थे, और जब नतीजा आए तो बिल्कुल अलग थे। नहीं, 2004 में तो बहुमत ही दे दिया था अटल जी को, पूर्ण बहुमत दिया था इन भाइयों ने। और उसके बाद हालत ये हुई कि उस रिजल्ट आने के बाद अटल जी की पेंशन ही होगी, उसके बाद वो दिखे ही नहीं की। बीजेपी की भी पेंशन होगी 10 साल तक और अटल जी की भी पेंशन होगी। तो ये स्थिति क्यों करी? ये जब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ज्यादा एंथुसिज्म के साथ, उस समय क्या किया था आपको याद है? 2004 में इलेक्शन प्रीपोल करवा दिया था, जब 3 राज्यों में चुनाव जीतती बीजेपी, अपने क्या नाम है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़,
तो जब वो चुनाव जीते तो इतने जोश में आ गए जो बीजेपी के रणनीतिकार थे उस समय, स्वर्गीय प्रबोध महाजन और तमाम लोग, अटल जी के रणनीतिकार वही थे और आडवाणी जी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चुनाव बड़ा बढ़िया मौसम है, ये करा लीजिए। उसका परिणाम ये हुआ कि जो बीजेपी की जो सीटें थी जो थी वो भी नहीं रही। तो ये 2004 की बात है। लेकिन उसके बाद तो चलो 2004 से आज 2024 की हम बात करें, 20 साल है, बहुत ही ज्यादा एडवांस टूल्स भी आ गए हैं, एआई भी आ गई है, तमाम चीजें। लेकिन स्थिति तो ये है कि आप जो कुछ ये देख रही है उतना सरल नहीं है। जो आपका ओपिनियन पोल था उसके जरिए एनवायरमेंट बिल्डिंग करना किसी पार्टी विशेष के लिए वो एक अलग पहलू है। लेकिन आप ये सोचिए कि 1 जून की शाम को जो ये एग्जिट पोल लाए गए, इसका मतलब समझती है आप क्या है? कि इसके पीछे जो डेटा मैनिपुलेशन साइंस के जरिए जो खेल किया जाएगा कथित तौर पे, उसको पहले से जस्टिफाई करके लोगों को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है, एक बात। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग खेल देखिए, आज आपने शेयर मार्केट का हाल देखा, 3.5% ऊपर है सेंसेक्स। 13 लाख करोड़ रुपए का खेल हो गया है। चुनाव कोई जीते कोई हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 लाख करोड़ रुपए एक दिन के अंदर, ये मेरे और आपके तो है नहीं। ये किसका बढ़ा है? वो वैल्यूएशन किसका बढ़ा? आपने जी आज एक खबर पढ़ी होगी, सुबह जब अखबार देखे होंगे, कि श्रीमान गौतम अडानी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जिनका सत्यानाश हो गया था, 36वें 37वें नंबर पर चले गए थे, आज वो हिंदुस्तान नहीं एशिया के रिचेस्ट आदमी फिर हो गए। मुकेश अंबानी से आगे चले गए। कब? जबकि काउंटिंग कल होने वाली है, ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन काउंटिंग फॉर 18th लोकसभा। इसका मतलब समझिए क्या है, सरकार मोदी जी की आ रही है, अडानी की आ रही है। उनका वैल्यूएशन कैसे बढ़ रहा है उनकी कंपनियों का? तो पूरा देश देख नहीं रहा कि इन एग्जिट पोल्स के पीछे की भी कहानी है। डेटा साइंस इज वन, डेटा मैनिपुलेशन साइंस इज वन, और ये जो सारी की सारी चीजें सामने आ रही है शेयर मार्केट की, इट गोज विदाउट सेइंग। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, सब कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये क्यों किया गया, इसके तमाम पहलुओं पर देश की जनता को, जागरूक जनता को बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए कि क्या कारण है कि अडानी के शेयरों में 3 दिन से आग लगी हुई और बाकी सबका नीचे थे। आज एक दिन के अंदर 3.25%, 3.5% सेंसेक्स ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अडानी ने ऐसे कौन सी तीर मार दिया कि उनकी कंपनियों का इतना वैल्यूएशन बढ़ गया? लेकिन सेबी चुप है, कुछ नहीं किया सेबी ने। अब तो तमाम इंटरनल रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। अडानी के बारे में, अंबानी के बारे में क्या कहा था अपने, क्या नाम है, मोदी जी ने, कि काला धन बोरों में भर भर के टंपों के अंदर, याद है ना? और आज रही सही जी कसर जी पूरी कर दी श्रीमान राजीव कुमार जी ने। वो बड़ा दावा किया, आपने उस बात को मिस कर दिया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के अंदर इतने 1000 करोड़ रुपया काला धन बरामद किया हमने। काला धन तो गुजरात जी आप भूल गई, नोटबंदी में सारा खत्म हो गया था। तो ये कौन सा धन है जो राजीव कुमार जी ने पकड़ दिया? जवाब देना चाहिए ना, कि जो इस देश के जो विश्व गुरु हैं उन्होंने तो काला धन समाप्त कर दिया था नोटबंदी के जरिए। तो फिर ये 10,000 करोड़ रुपए किसके पकड़ लिया आपने? मोदी जी खुद कह रहे थे कि टेम्पो में भर के, बोरों में भर के काला धन जो है उसकी भी जांच नहीं हुई। तो देश देख रहा है सारी चीजों को। जी बिल्कुल, देश देख रहा है, आंख कान खोलकर बिल्कुल देख रहा है, सजग है ये मतदाता। और उसने गर्मी में पसीने बहाकर अपने एक तरह से कुर्बानी देकर और उसने जो अपना वोट दिया है, चाहे उसने किसी पार्टी को दिया, लेकिन वो ये मेक श्योर भी करना चाहता है कि जिस पार्टी को उसने वोट दिया उसी पार्टी को मिला। क्योंकि ये चुनाव 2014 का नहीं है, ये चुनाव 2019 भी नहीं है, ये चुनाव 2024 है। और बदलाव की एक बयार है, एक जो करंट है, अंडर करंट, वो खुद जाकर, हम जैसे ना जाने कितने पत्रकारों ने जमीन पर जाकर देखा है। तो क्या ये एसी कमरों में बैठे हुए ये जो पत्रकार हैं, वो क्या ये कहना चाहते हैं कि जो तमाम पत्रकार, विश्लेषक और जो विपक्ष के तमाम नेता, तमाम लोग जो जमीन पर जाकर जिन्होंने देखा, या हम जैसे पत्रकारों ने जो देखा, वो सब कुछ गलत है? इस बार फिर से पिछली बार का 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तब तो ये कहा गया था कि पुलवामा से लेकर, बालाकोट से लेकर एक राष्ट्रवाद की, जो बीजेपी का राष्ट्रवाद है, उसकी एक एक लहर थी जिसके तहत उनको ये सीटें मिली थी। लेकिन इस बार का चुनाव, हेमंत जी तो आप भी मानेंगे और हम जैसे शायद तमाम पत्रकार ये मानेंगे कि इस बार का चुनाव जो है वो महंगाई पर था, बेरोजगारी पर था, चुनाव अग्निवीर जैसी योजनाओं पर था, किसानों के मुद्दे पर था, लोकतंत्र संविधान को बचाने का ये चुनाव था। और अगर चुनाव ये इन सब का था तो वह बीजेपी को तो इतनी सीटें नहीं मिलनी चाहिए।
फिर तो नहीं विपक्ष बुशरा जी। ने जो एकजुट होकर जो लड़ाई लड़ी, जो मजबूती से जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो लगातार हमने रैलियों में उमड़ती हुई भीड़ देखी, और चलिए मान लीजिए फॉर इंस्टेंस कि आप रैलियों में उमड़ती भीड़ को भी पैमाना नहीं मान रहे हैं, लेकिन जमीन पर जाकर जो जनता से अलग अलग जगह जाकर जो बात की गई, जनता का जो गुस्सा सामने आया, जो उन्होंने कहा कि हमने 14-19 में वोट किया लेकिन 24 में नहीं करेंगे, हमें अफसोस है, हम चाहे नोटा को हम वोट कर देते इससे अच्छा, तो जो उन्होंने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, तो वो लोग कहाँ गए फिर? नहीं नहीं बुशरा जी, इसको देखने का एक दूसरा नजरिया भी है। पूरे चुनाव का नैरेटिव देखिए आप। आपने कुछ मुद्दे उठाए जो विपक्ष ने उठाए। मेरा ये सवाल है कि मोदी जी ने इस चुनाव को मुद्दा विहीन रखने में कोई कमी छोड़ी क्या? वो M15 पे बात करते रहे। मैंने M15 आपको बताया था इंटरेस्टिंगली क्या क्या है, मंदिर मस्जिद मुजरा और ये सारी चीजें, मैं मेरा मैंने और पता नहीं क्या क्या। तो मोदी जी का चुनाव था M15 के ऊपर कि सारे मैं करके, और बेसिकली किसी भी मुद्दे पर उन्होंने कोई बात नहीं की। और उनका जो मैनिफेस्टो था वो 2047 में विश्व गुरु का था, सीधा सीधा। मतलब 5 साल चुनाव की टर्म होती है, उनकी टर्म 23 साल की है शायद। उन्होंने कह भी दिया कि मैं अविनाशी हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, 2047 तक आई एम गोइंग टू स्टे हियर। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी जो बीजेपी के नेता थे जो बायोलॉजिकली पैदा हुए, उनको तो 75 साल की उम्र में मोदी जी ने रिटायर कर दिया। और वो खुद चूंकि अविनाशी हैं, इसलिए वो 2047 तक लगातार सत्ता घोषणा ही कर दी ना उन्होंने। असली मुद्दे पे तो हम आ ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्टे टिल 2047। और उसके कैसे आएंगे, उसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जो जिस एग्जिट पोल की आप बार बार बात कर रही हैं, आपको पता है राजस्थान में 25 सीटें हैं, और एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी को 32 से 33 सीट मिल रही है। देखा आपने? स्क्रीनशॉट में भेज देता हूं आपको तमाम चैनलों के। हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, 15 से 19 सीटें दे रखी हैं एनडीए को। देखा आपने? वो तमिलनाडु के अंदर जितनी सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे, उतनी सीटों पर उनको सीट दे रखी। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर। तो ये चुनाव, इसका सर्वे को आपको समझना पड़ेगा एग्जिट पोल क्या था। ये एग्जिट पोल, जैसे मैंने 11 एजेंसियों का एग्जिट पोल देखा, और कल आपका मैंने जो डीबी लाइव का था वो मैंने कल अलग से मंगवा के देखा। ये जो 11 एजेंसियों का पोल है, ये मुझे लगता है कि एक किसी व्यक्ति विशेष ने एक फाइल भेज दी सारे चैनलों को, और उनको एक ब्रॉड लाइन बता दी कि 350 से लेकर 390 तक रखना है। उसके अंदर बेचारों को चूंकि वो लेट मिला, शाम को 5-6 बजे मिला, 6:30 बजे ब्रॉडकास्ट करना था, तो ये भी भूल गए कि 25 में से 25 सीटों में 33 दे दी, 10 में से 19 दे दी। वो जल्दबाजी में किया गया काम, उसको बिटवीन द लाइन्स पढ़िए आप। तो वो वैसे नहीं हुआ। वो अपने एक जोशी जी हैं, साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, वो सबको भेजते हैं। पूरा नाम लेना ठीक नहीं है, आप भी समझ गई। तो उन्होंने जो डेटा भेजा उसमें शायद देर हो गई, इसमें इन्होंने जल्दबाजी में जो मर्जी आया उस पूरे डेटा को चेक भी नहीं किया। ये सारे चैनलों की वो। और आज तो आपने गजब देखा होगा, सुबह सुबह एक बहुत बड़े चैनल ने सुबह अपना सर्वे ही रिवाइज कर दिया एग्जिट पोल में। अब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी भाई कि आपने रिवाइज कर दिया उसको? ये सारी चीजें देश की जनता एआई का सर्वे है, अब उसको अलग अलग नामों से जो है प्रेजेंट किया जा रहा है। अब एआई कि कैसे अपना अपना मतलब चेहरा बचा सके कम से कम कल, इसीलिए इस तरह के जो है भटकंडे अपनाए जा रहे हैं। जी। तो वो जो सारे सर्वेज हैं, आप ये बताइए ना कि हर एक आदमी का सैंपल साइज अलग अलग होता है, एरियाज अलग अलग होते हैं। ऐसा क्या कमाल हुआ कि 11 एजेंसियों ने सर्वे किया अलग अलग, और सबके रिजल्ट सेम आ गए? ये आपने कभी सुना है क्या? सर्वे की तो एक मेथोडोलॉजी है अलग अलग। तो अगर आपने 4 लोगों से बात की, 4 लोगों से मैंने उधर बात की, उसमें भी डिफरेंस मिलेगा। इनका सेम कैसे आया 11 एजेंसियों का? तो पूरा देश इस नैरेटिव को देख रहा है। और इस बार चूंकि विपक्ष सजग है, तो मुझे लगता नहीं कि इनके पास डेटा मैनिपुलेशन की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश बचेगी, और कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस टाइम तक। जी बिल्कुल, इस टाइम तक नहीं, बल्कि हम ये कहें कि 12-1 बजे तक लगभग जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी, रुझानों में कम से कम तस्वीर साफ हो जाएगी, और फिर रिजल्ट आते आते तक जाहिर सी बात है कि काफी देर हो जाती है, शाम तक हो जाती है। तो अब तक जब तक हम और आप बात कर रहे हैं, और कल अगर इस वक्त हम लोग बात करेंगे, तो तब तक पूरी तस्वीर जो है वो एकदम जो है वो साफ हो चुकी होगी कि किसकी आखिर सरकार बनने जा रही है। और ये तो साफ है कि जो एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है वो जमीन पर तो बिल्कुल भी नहीं था। और खुद हम जैसे ना जाने कितने पत्रकारों ने इसको देखा है, परखा है, और लोगों से बात करके ये जाना है। और जिस तरह के आंकड़े कम से कम साउथ के राज्यों में दिखाए जा रहे हैं, नॉर्थ की भी मैं बात कर सकती हूँ कि वो भी
कहीं भी हकीकत से कहीं मिलते जुलते नहीं हैं। लेकिन साउथ के अगर देखें तो लग रहा है कि बस ऐसे ही बैठकर किसी के हाथ में या तो कैलकुलेटर दे दिया था या कुछ दे दिया था कि भाई नंबर लिखकर दे दो और हम अपने चैनल पर चला देंगे, या फिर जैसा आपने जिक्र किया कि उन साहब ने लिखकर भेजे होंगे और जिनको चला दिया गया है, जिसका जिक्र पवन खेड़ा भी अक्सर जो है वो करते रहते हैं। और इससे पहले मैं कार्यक्रम को वाइंड अप करूं, मैं एक यहाँ क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग की जब हम बात कर रहे थे, जब मैंने कहा कि लाइनों में लगे रहते थे लोग, उनका चुनाव आयोग का कहने का ये तात्पर्य था और मेरा कहने का तात्पर्य ये था, उन्होंने ये कहा कि सुबह 3 बजे तक बीएलओ जो है वो मशीन जमा कराता था, यानी कि पूरा प्रोसेस जो है खत्म होने में और बीएलओ को मशीन जमा कराने इन सब करने में सुबह तक का वक्त हो जाता था, और इसीलिए उन्हें वो जो नंबर सामने लाने में इतना वक्त लग गया वो भी किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से अभी हमारे एक्सपर्ट हेमंत अत्री ने भी कहा, और वो लगातार चुनाव को कवर करते रहे हैं। तो ये भी आप अपने जहन में जरूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और तमाम जो चीजें हैं उस पर एक तरह का एक साफ सुथरा नजरिया हमने आपके सामने पेश किया कि चुनाव आयोग किस तरह से सफाई देता हुआ नजर आ रहा है, और सफाई कौन देता है ये आपको पता है, जिसके मन में क्या होता है ये मुझे यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं है। अगर 1952 के बाद से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उससे पहले अब तक रिजल्ट से पहले किसी भी चुनाव आयोग ने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सफाइयां नहीं दी जो आज चुनाव आयोग को देनी पड़ रही है, क्योंकि उसकी साख, उसकी क्रेडिबिलिटी पर लगातार क्वेश्चन मार्क है और लगातार उसकी क्रेडिबिलिटी जनता की नजर में गिरी है, जो मैंने आपको सीएसडीएस के आंकड़े भी आपके सामने रखे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन सुबह 6 बजे से आप डीबी लाइव के साथ जुड़ जाइएगा, मैं कहूंगी चिपक जाइएगा, क्योंकि सबसे तेज नतीजे हम आपको सुबह 6 बजे से हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, पहले ही जैसे रुझान आएगा आपके सामने पेश करेंगे, बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी पूरी तरीके से कोई पार्टी बैक्ड, हम आपको पता है कोई मीडिया नहीं है, ना ही कॉर्पोरेट बैक्ड मीडिया है, वो हम आपके सामने पेश करेंगे। तो आप हमारे साथ सुबह 6 बजे से जरूर जुड़िएगा सबसे तेज नतीजे देखने के लिए। अभी के कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि पॉडकास्ट की दुनिया में हम आपको हमेशा लेकर चलते हैं और हमारे साथ होते हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि प्रशांत जी और हम दोनों ने, मतलब मैं और प्रशांत जी, हम दोनों ने मिलकर जब इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी तो वो 4 तारीख की बात है, 4 अप्रैल की बात है। और 4 अप्रैल को हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि 4 जून को, मतलब 2 महीने बाद क्या कुछ होगा। और अब 4 जून बिल्कुल सामने है और रिजल्ट है 4 जून को। पूरा का पूरा चुनाव जो है वो अब खत्म हो चुका है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली चुनाव आयोग ने, लेकिन उसके बाद कल जो होना है, यानी कि 4 जून को जो कुछ होना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे बड़ी बात ये भी आती है प्रशांत जी कि जो अपने लोगों का जो एग्जिट पोल है और पूरे देश भर के लोग जो कह रहे हैं, उस हिसाब से तो साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। अब इंडिया की सरकार बनेगी तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये एक बड़ा सवाल तो उठता है ना जी। 4 अप्रैल को जब हम लोगों ने किया था ये 2 महीने पहले, ठीक 2 महीने पहले लगभग, तब